नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कोटेदार बनाएंगे अब आयुष्मान कार्ड। रायबरेली जिले में आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई रणनीति बनाई है। अब जिले के 1013 राशन कोटेदारों को आयुष्मान कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कोटेदारों को विभाग द्वारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड और आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चूँकि जिले के लगभग 5 लाख पात्र लोग अभी भी कार्ड से वंचित हैं, इसलिए कोटेदार राशन वितरण के समय ही इन लोगों का कार्ड बना सकेंगे, जिससे योजना का क्रियान्वयन तेज होगा। कानपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। कानपुर विकास प्राधिकरण KDA ने अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। प्रवर्तन जोन के अधिकारियों ने कटरी खौरा क्षेत्र में लगभग 11 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। KDA ने भूमाफियाओं को चेतावनी दी है कि वे बिना प्राधिकरण की अनुमति के किसी भी प्रकार का लेआउट न काटे, अन्यथा उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। लखनऊ प्रीमियर लीग LPL का ऑक्शन। राजधानी लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह की खबर है। लखनऊ प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया एक प्रतिष्ठित होटल में शुरू हुई। कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने 480 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। इस नीलामी में 6 मार्की खिलाड़ियों, प्रमुख खिलाड़ी को विशेष श्रेणी में रखा गया, जिन्हें 1.5 लाख रुपए तक की कीमत में खरीदा गया, जबकि सामान्य खिलाड़ियों का आधार मूल्य 1.25 लाख रुपए तय किया गया। यह लीग स्थानीय प्रतिभाओं को बड़ा मंच प्रदान करे। गाजियाबाद में कैमरों से कटेंगे चालान। गाजियाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS का 1 महीने का ट्रायल शुरू हो गया है। इस प्रणाली के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जो रेड लाइट जंप करने, बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग करने वाले वाहनों की पहचान खुद कर लेंगे। ट्रायल के दौरान पकड़े गए नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित रूप से ऑनलाइन चालान जनरेट होकर वाहन मालिक के मोबाइल पर पहुँच जाएगा। यूपी को फार्मा हब बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में 3 फरवरी को लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस निवेश सम्मेलन में देश विदेश की बड़ी फार्मा कंपनियां हिस्सा लेंगी। सरकार का लक्ष्य जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए उद्यमियों को यूपी में विशेष सुविधाएं और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। पुलिस भर्ती आवेदन में सुधार का मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई तकनीकी गलती या वर्तनी त्रुटि कर दी थी, वे अब 3 फरवरी की सुबह 6 बजे तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ये बोर्ड द्वारा दिया गया अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत जानकारी वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% आरक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा में कार्यरत दिव्यांगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब सिविल जज, सीनियर डिवीजन के पदों पर पदोन्नति के समय दिव्यांग अधिकारियों को 4% का विशेष आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में 7वां संशोधन किया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव नियुक्ति ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से न्यायपालिका में दिव्यांगों की भागीदारी और उनका मनोबल बढ़ेगा। प्रयागराज इनर रिंग रोड का दूसरा फेज। प्रयागराज में महाकुंभ और बढ़ती आबादी को देखते हुए यातायात को सुगम बनाने के लिए इनर रिंग रोड के दूसरे चरण की DPR को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह सड़क सोराव के माधोपुर गांव से शुरू होकर करछना के अमीलिया गांव तक जाएगी। इस परियोजना में कुल 41 गांवों की जमीन शामिल होगी। रिंग रोड बनने से भारी वाहनों को शहर के भीतर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे शहरवासियों को जाम की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की होड़। प्रयागराज में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी साख और सुरक्षा दिखाने के लिए हथियारों का क्रेज चरम पर है। पिछले 3 महीनों में शस्त्र लाइसेंस के लिए रिकॉर्ड 10,332 आवेदन जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी आवेदकों ने केवल पिस्तौल के लिए ही आवेदन किया है। प्रशासन इन आवेदनों की गहन जाँच कर रहा है, ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े। पिंकी चौधरी का विवादित बयान। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक बार फिर जनसंख्या संतुलन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू परिवार कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में जनसांख्यिकीय संकट आ सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करेगा, उसे वे 21,000 रुपए और 5वें बच्चे पर 31,000 रुपए की नकद सहायता देंगे। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है, जबकि प्रशासन मामले की निगरानी कर रहा है।
बदायूं में बनेगा नया हेलीपैड। बरेली मंडल के बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के पास बिनावर में एक आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। यह कदम मुख्य रूप से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए उठाया जा रहा है। हेलीपैड बनने से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु सीधे हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाकर केदारनाथ और बद्रीनाथ जा सकेंगे। यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर समन्वय बैठकें तेज हो गयी। सोलर पावर में यूपी की बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अब तक राज्य में 3.57 लाख से अधिक घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जो रोजाना 50 लाख यूनिट ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है, बल्कि लाभार्थियों के बिजली बिल में भी 60 से 90% तक की भारी कमी आई है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ओडिशा के बाजार में पहुंचेगा यूपी का आलू। उत्तर प्रदेश, जो देश के कुल आलू उत्पादन का 35% हिस्सा पैदा करता है, अब ओडिशा के बाजारों में अपनी सीधी पहुंच बनाएगा। भुवनेश्वर में आयोजित एक सम्मेलन में ओडिशा के उप मुख्यमंत्री ने वहां के व्यापारियों को सुझाव दिया कि वे बिचौलियों के बजाय सीधे यूपी के किसानों से आलू खरीदें। इस पहल से यूपी के किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और ओडिशा के उपभोक्ताओं को साल भर सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां उपलब्ध होंगी। कासगंज में मतदाताओं को नोटिस। कासगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान प्रशासन ने 34,685 ऐसे मतदाताओं को नो मैपिंग नोटिस जारी किए हैं, जिनके पते या पहचान में तकनीकी खामियां थीं। प्रशासन ने इन सभी से 6 फरवरी तक अपना विवरण सही कराकर फॉर्म जमा करने को कहा है। हालांकि अब तक केवल 3,100 मतदाताओं ने ही जवाब दिया है। यदि बाकी 30,000 से अधिक लोग समय पर जवाब नहीं देते तो उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है। बलरामपुर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक लिपिक, एक बिचौलिए और चयन सहायक को 14,400 रुपए की रिश्वत लेते और अपात्रों का चयन कराने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस खुलासे के बाद भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब उन अन्य लोगों की भी जाँच कर रही है जिन्होंने पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश। मनोज तिवारी का शंकराचार्य को जवाब। सांसद और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा था। तिवारी ने कहा कि जो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जैसी तपस्वी शख्सियत से प्रमाण मांगता है, उसे अपने खुद के ज्ञान पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगी जी का पूरा जीवन और उनके कार्य ही सनातन धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है और उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कानपुर में टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी कानपुर पहुंची। एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब ये चमचमाती ट्रॉफी मंच पर आई तो हजारों छात्रों और क्रिकेट प्रेमियों ने भारत माता की जय के नारों से आसमान गुंजा दिया। बच्चों को इस ट्रॉफी के करीब जाने और फोटो खिंचवाने का मौका मिला, जिससे वे बेहद उत्साहित दिखे। यह आयोजन युवाओं में खेल के प्रति जज्बा भरने के लिए किया गया था। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में तकरार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 दिग्गज कलाकारों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने बिना नाम लिए खेसारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल चिल्लाना जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हर छोटी बात का जवाब देकर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। इन दोनों कलाकारों के बीच के इस विवाद ने भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों को 2 गुटों में बांट दिया। अमेठी के गौरीगंज में बनेगी रिंग रोड। अमेठी जिले के मुख्यालय गौरीगंज के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने गौरीगंज बाईपास को रिंग रोड के रूप में विकसित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को नेशनल हाईवे 128 के 4 लेन डीपीआर में शामिल किया गया है। स्थानीय सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इसके लिए संसद में पैरवी की थी। रिंग रोड बनने से गौरीगंज शहर के भीतर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मिल्कीपुर बिजली विभाग को बड़ी आय। अयोध्या के मिल्कीपुर डिवीजन में बिजली विभाग की वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना अत्यंत सफल रही है। इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को ब्याज में भारी छूट दी गई जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया था। अब तक करीब 15,491 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाते हुए अपना बकाया चुकाया है, जिससे विभाग के खजाने में 13 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जमा हुआ है। विभाग अब बचे हुए बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटने का अभियान चलाएगा। बुलंदशहर में 15,000 घरों में बिजली
संकट। बुलंदशहर के शहरी इलाकों में रहने वाले लगभग 15,000 परिवारों को रविवार को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विद्युत विभाग ने जानकारी दी है कि 33 kV लाइनों के पास लटक रहे पेड़ों की छंटाई और सबस्टेशनों के वार्षिक रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पानी भरने और अन्य जरूरी काम समय से पहले ही निपटा लें। लखनऊ में टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित टीबी अस्पताल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टीबी क्षय रोग से पीड़ित गोद लिए गए मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि टीबी के इलाज में दवाओं के साथ साथ उच्च प्रोटीन वाला आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। इस पहल का उद्देश्य मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे इस जानलेवा बीमारी से जल्दी उबर सके। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा माह का समापन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर अंबेडकर नगर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। विधायक और जिलाधिकारी ने उन वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटे जो बिना सुरक्षा के दोपहिया वाहन चला रहे थे। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे सड़क पर स्टंट न करें और हमेशा सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एनसीपी नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन खबर के संदर्भानुसार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता चुना गया और उन्होंने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह से शरद पवार ने दूरी बनाए रखी, जिससे पवार परिवार और पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अमित शाह का पश्चिम बंगाल पर कड़ा रुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। शाह ने स्पष्ट किया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद यदि भाजपा की सरकार बनती है तो मतदाता सूची से हर एक घुसपैठिए का नाम हटा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। आईफोन 18 की लॉन्चिंग में देरी की रिपोर्ट। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के प्रशंसकों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। जापान की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपनी पारंपरिक वार्षिक लॉन्चिंग रणनीति में बदलाव कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो आईफोन 18 का बेस मॉडल, जिसे 2026 के अंत में लॉन्च होना था, अब 2027 की पहली छमाही तक के लिए टाला जा सकता है। इसका मुख्य कारण सप्लाई चेन की समस्याएं या नई तकनीक के विकास में लगने वाला अधिक समय बताया जा रहा है। आशा है कि ये विस्तृत व्याख्या आपके लिए उपयोगी होगी। क्या मैं आपकी किसी और सहायता कर सकता हूँ?